नमस्कार दोस्तों यार, अगर आप अपना डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हो, चाहे प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल, और आपका डिप्लोमा जो आपकी कॉलेज है वो यूपीवीटी से एफिलिएटेड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड है, तो भाई आपको पता है इस बार से आपके एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होंगे और एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो भाई अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, जो कि आपके पास होगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल से या प्रोडक्शन से अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपनी पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। भाई मैंने यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, यूनिट 1 से 30 क्वेश्चन, हर यूनिट से 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और भाई आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और आपको एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। जैसा कि आपका पेपर होगा, पेपर में भाई आपके क्वेश्चन आएंगे और उसमें ऑप्शन होंगे, क्योंकि आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उसमें से आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। और ऑनलाइन पेपर होने वाला है इस बार यूपीवीटी के। तो हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी किए। भाई एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो आपको मिल जाएगी, और भाई साथ ही 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भाई ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल 150 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। और भाई अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, या अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख के अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए यार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेना, और अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आप हिंदी में देख लेना। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कन्फर्म्स टू ऑल द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज कॉल्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मापने वाला उपकरण जो सभी निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है भाई, यहाँ पर ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेबल फॉर वेरिफिकेशन, ऑक्सिलरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या लीगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपको भाई इनमें से सही आंसर बताना है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो भाई यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा लीगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन डी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और हिंदी में हो जाएगा कानूनी मापक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट intended to define or present physically conserve or reproduce the unit of measurement of quantity or multiple of that unit and to transfer it to other measuring instrument by comparison is known as। मापने वाला उपकरण जिसका उद्देश्य भौतिक रूप से परिभाषित या प्रस्तुत करना, किसी मात्रा की माप की इकाई का संरक्षण या पुनर्पादन करना और तुलना करके इसे अन्य माप उपकरणों में स्थानांतरित करना है के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। भाई आप एक बार क्वेश्चन को हिंदी में ढंग से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मानक राइट आंसर है, जिसको इंग्लिश में आप स्टैंडर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन फॉर लेइंग आउट, फॉर दिस पर्पज इट इज क्लैम्प्ड टू। अगर हम हिंदी में बात करें, कार्य आमतौर पर बिछाने के लिए एक लंबवत स्थिति में आयोजित करने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए इसे लगाया जाता है। तो किसको लगाया जाता है वो बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है सरफेस प्लेट, ऑप्शन ए, जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिनोमिना
shown by a measuring instrument which gives different indications in a series of measurements of the same value of the quantity measured is called। इसका हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, मापक यंत्र द्वारा दिखाई गई घटना जो मापी गई मात्रा के समान मान के माप की श्रृंखला में विभिन्न संकेत देती है, उसको क्या बोलते हैं वो बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हिंदी में होगा मापने के उपकरण की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैरेक्टराइजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्मॉल चेंजेस ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड इज कॉल्ड। मापने वाले यंत्र की गुणवत्ता जो मापी गई मात्रा के छोटे परिवर्तनों का जवाब देने की क्षमता को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, ये भाई यहां पर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रेस्पॉन्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी या प्रेसिजन। आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मापने के उपकरण का भेदभाव, एक मापक यंत्र की प्रतिक्रिया, सटीकता या प्रेसिजन। आप खुद सोचिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूं। तो भाई यहां पर जो राइट आंसर है वो है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में होगा मापने के उपकरण का भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इंस्ट्रूमेंट विच इज डिजाइन टू एलिमिनेट द पर्सनल एलिमेंट ऑफ फील व्हेन सेटिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। वह उपकरण जिसे मापक यंत्र की स्थापना करते समय अनुभूति के व्यक्तिगत तत्व को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है कहलाता है। मतलब उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। एक मापक यंत्र है जो कि किसके लिए बनाया गया है, अनुभूति के व्यक्तिगत तत्व को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम बताना है। इंग्लिश में ऑप्शन दिए हुए हैं फिड्यूशियल इंडिकेटर, जीरो सेटिंग डिवाइस, ऑक्सिलरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग स्टैंडर्ड। अब आपको यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। भाई आप एक बार हिंदी में क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर मैं यहाँ पर आपको राइट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर है भाई आपका फिड्यूशियल इंडिकेटर, ऑप्शन ए। इंग्लिश में भी हम इसे फिड्यूशियल इंडिकेटर कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु मेड द फॉलोइंग क्लासिक स्टेटमेंट। भाई देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट and express it in numbers, you know something about it, and when you cannot express it in numbers, your knowledge is of the misagree and unsatisfactory kind. It may be the beginning of knowledge what you have sacredly in your thought advance to the stage of science। ठीक है, हिंदी में अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप माप सकते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और इस संख्याओं में और इसी संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं जो, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, और जब आप इस संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक प्रकार का होता है। यह शुरुआत हो सकती है ज्ञान, लेकिन आप शायद ही अपने विचार में विज्ञान के स्तर पर आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं। ये बोला है अर्नोल्ड यंग ने, या टेलर सर ने, या जॉनसन ने, या लॉर्ड कैल्विन ने। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है आपके लॉर्ड कैल्विन। हिंदी में भी इनका नाम सेम रहेगा, हिंदी में भी है ये लॉर्ड कैल्विन। तो ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए। आप इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जाकि आपको ये स्टेटमेंट एक दो बार पढ़ें तो याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट
देखो मेजरिंग इक्विपमेंट की जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, मापने के उपकरण की शुद्धता क्या है ये बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं यहाँ पर आपको राइट आंसर बताता हूँ कि राइट आंसर कौन सा होगा। यहां पर भाई जो राइट आंसर है वो है द कैपेबिलिटी टू इंडिकेट द सेम रीडिंग अगेन एंड अगेन फॉर गिवन मेजरमेंट। मापे गए, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। हिंदी में मापे गए मान और वास्तविक मान के, सॉरी भाई ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। किसी दिए गए माप के लिए एक ही रीडिंग को बार बार अंकित करने की क्षमता, ये क्या होती है आपकी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, या हिंदी में बोलते हैं मापने के उपकरण की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि आमतौर पर गाउसी वितरण के अनुसार वितरित की जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कंट्रोलेबल एरर्स, कैलिब्रेशन एरर्स, अवॉइडेबल एरर्स, रैंडम एरर्स। हिंदी में नियंत्रण करने की योग्य त्रुटियां या आशंकान त्रुटियां, परिहार्य त्रुटियां या यादृच्छिक त्रुटियां। तो भाई हिंदी से थोड़ा इंग्लिश में ही अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसका जो राइट आंसर है भाई वो है आपका रैंडम एरर्स, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेंस आर स्पेसिफाइड। टॉलरेंस को आप कैसे स्पेसिफाइड करते हो ये बताना है। भाई यहाँ पर थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड साउंड में कभी बाइक वगैरह या बाइक के हॉर्न वगैरह की आवाज़ सुनाई आती होगी जिससे डिस्टर्बेंस होता है, भाई उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। क्योंकि यार जहाँ से मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने घर से, वहाँ से सर थोड़ा सा भाई बाइक वगैरह अगर रास्ते से निकल के जाती है तो थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है, तो यार उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड, जो भाई आपकी टॉलरेंस होती है वो कैसे स्पेसिफाइड की जाती है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप एक बार यार ऑप्शंस को खुद पढ़ोगे ना तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला ऑप्शन है टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिट्स बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ साइज एग्जैक्टली टू ऑब्टेन हाई एक्यूरेसी या टू हैव प्रॉपर अलाउंसेस। बताइए यहाँ पर भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई आपको पता होगा यार, टॉलरेंस तो आप और सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके होंगे। टॉलरेंस स्पेसिफाइड इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो साइज को हम एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर कर सकें, ठीक ठीक निर्माण करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। हमारी जो टॉलरेंस दी जाती है माइनस प्लस कुछ वैल्यू ऐसी दी जाती है कि अगर आपके प्रोडक्ट का साइज अगर इतना ज़्यादा हो जाए या इतना कम हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े, उसी को आप टॉलरेंस बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन जनरल। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से एक मापक यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अब आपको ये बताना है कि एक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसकी। तो भाई वो सबसे इंपोर्टेंट होती है रिपीटेबिलिटी, ऑप्शन सी, और जिसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो आपकी सेंसिटिविटी होती है और रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है उनमें कैसा कनेक्शन होता है, कैसा रिलेशन होता है वो आपको बताना है। माप उपकरण की संवेदनशीलता और सीमा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है या अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप है। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं, इसके ऑप्शन है आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है इनवर्स रिलेशनशिप। जो आपकी भाई इंस्ट्रूमेंट होता है उसका सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ मेजरिंग में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। हिंदी में इनवर्स को उल्टा संबंध बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका,
सिस्टेमेटिक एरर्स, जो आपके सिस्टेमेटिक एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। तो भाई जो आपके सिस्टेमेटिक एरर्स होते हैं वो आपके भाई रेगुलरली रेपिटेटिव इन नेचर, ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसका हिंदी में है प्रकृति में नियमित रूप से दोहराव। ठीक है, ये प्रकृति में जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, आपके सिस्टेमेटिक एरर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द क्लोजनेस प्रेसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। भाई जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मापने का जो उपकरण होता है उसका प्रेसिजन बताना है, और प्रेसिजन को हिंदी में कहते हैं शुद्धता। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं कि मापने के उपकरण की शुद्धता क्या है, क्या होती है शुद्धता, वो आपको बतानी है। तो भाई एक बार आप इस क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द रीडिंग इज टू द ट्रू साइज। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे बोलोगे इस बात का माप की पठन वास्तविक आकार के कितना निकट है। मतलब कि आपका भाई इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो भाई एग्जैक्ट वैल्यू है ना, साइज है जो आपका, उससे आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो कितना क्लोज है, ये किस में ये बताता है आपका प्रेसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मैक्सिमम अमाउंट बाई विच द रिजल्ट डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। अधिकतम राशि जिससे परिणाम वास्तविक मूल्य से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, वो कहलाता है करेक्शन, डिस्क्रिपेंसी, एरर या एक्यूरेसी। आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या होगा। भाई इसका राइट आंसर होगा डी, एक्यूरेसी। और इंग्लिश में हिंदी में एक्यूरेसी को बोलते हैं सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, रेस्पॉन्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ अ सिस्टम्स फिडेलिटी टू पर्पज। द रेस्पॉन्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मे बी कंसिडर्ड टू द फॉलोइंग केस। ऑप्शंस आर एम्पलीट्यूड रेस्पॉन्स, ऑल ऑफ द अबव, फेज रेस्पॉन्स, डिले और राइज टाइम। हिंदी में अगर आप पढ़ें, प्रतिक्रिया को उद्देश्य के लिए एक प्रणाली की निष्ठा के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। माप उपकरणों की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित मामलों में माना जा सकता है। ये बताना है, तो एक बार आप खुद आंसर दीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका भाई जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिले और राइज टाइम। हिंदी में बोलेंगे आप विलंब और वृद्धि का समय। Which of the following can be used to describe line parallel to the edges of a part? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी भाग के किनारों के समांतर रेखाओं के लिखने के लिए किया जा सकता है? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, डिवाइडर या आपका हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो भाई इसका राइट आंसर है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑप्शन डी। ठीक है, उभयलिंगी कैलिपर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉल अंडर द हेड कंट्रोलेबल एरर्स। निम्नलिखित में से कौन सिर के नीचे नहीं गिर सकता है? नियंत्रणीय त्रुटियां। ऑप्शंस आर कैलिब्रेशन एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स, अवॉइडेबल एरर्स, रैंडम एरर्स। तो भाई जो आपका राइट आंसर है वो है आपका रैंडम एरर्स, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर रेगुलरली रिपीटेटिव इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि प्रकृति में नियमित रूप से दोहराई जाती हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको राइट आंसर बताना है, फिर मैं आपको राइट बताऊंगा कि क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टेमेटिक एरर, ऑप्शन ए, व्यवस्थित त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर इनवाइटेबल इन द मेजरिंग सिस्टम एंड इट वुड बी वेनफुल एक्सरसाइज टू अवॉइड डैम, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि मापन प्रणाली में अपरिहार्य हैं और उनसे बचने के लिए वह व्यर्थ अभ्यास होगा। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो है आपका रैंडम एरर्स, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा सटीक होता है, ये आपको बताना है। वर्टिकल कैलिपर, मैनोमेट्रिक स्क्रू गेज, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर या मैकेनिकल कंपैरेटर। आपको क्या लगाता है आप जरूर मन में सोचिए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा, फिर आप देख लेना कि आपने जो सोचा था वो सही है या नहीं। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू पैरासाइटिक एरर, ठीक है, इनमें से कौन सा पैरासाइटिक एरर रेफर करता है, वो बताना है कि कौन सा इसमें पैरासाइटिक एरर है। आप अभी इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको हिंदी में भी दिखा दूंगा। आप एक बार इसके ऑप्शंस को इंग्लिश में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी त्रुटि को संदर्भित करता है, ये आपको बताना है भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, त्रुटि अक्सर सकल जो माप के गलत निष्पादन के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखें तो एरर ऑफन ग्रॉस which results from incorrect execution of measurement. Which of the following characteristics characterizes the dispersion of the result obtained in the series of measurements of the same value of quantity measured? निम्नलिखित में से कौन मापी गई मात्रा के समान मान के माप की एक श्रृंखला में प्राप्त परिणामों के फैलाव की विशेषता है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, मूल माध्य वर्ग विचलन या माप की अनिश्चितता, ये बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मूल्य माध्य वर्ग विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर, आपका जो सरफेस गेज होता है, सतह गेज होता है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है कि सरफेस गेज किसके लिए यूज किया जाता है। लेवलिंग द सरफेस प्लेट, चेकिंग द सरफेस फिनिश, लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली, फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सरफेस। आपके हिंदी में ऑप्शन है सतह प्लेट को समतल करना, सतह की जांच करना, काम को सही ढंग से करना, सतह की गहराई ज्ञात करना। क्या है आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर वो देख लीजिए, और जो इसका राइट आंसर होगा भाई वो होगा इसका लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली, ऑप्शन सी, काम को सही ढंग से करना, ऑप्शन सी आपका भाई यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइटिक एरर इज कॉज्ड ड्यू टू, जो आपके परजीवी त्रुटि होती हैं वो किसके कारण होती हैं, ये आपको बताना है।
ऑप्शन है यहाँ पर इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, रॉन्ग डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेंजेस इन एम्बियंट कंडीशन, एरर इन कंप्यूटेशन। मापने के उपकरण का अनुचित उपयोग, उपकरण का गलत डिजाइन, परिवेश स्थितियों में परिवर्तन, गणना में त्रुटि। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एरर्स इन कंप्यूटेशन, गणना में त्रुटि। अ फिलर गेज इज यूज टू चेक, जो आपका फिलर गेज होता है वो क्या चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। रेडियस, थिकनेस, सरफेस रफनेस या अनसिमेट्रिकल शेप, त्रिज्या, निकास की मोटाई, सतह खुरदरापन या असममित आकार। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है थिकनेस ऑफ क्लियरेंस, ऑप्शन बी निकासी की मोटाई, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेजरिंग मैकेनिज्म whose mobile component attains its equilibrium position without oscillation round new position is called। मापन तंत्र जिसका मोबाइल घटक बिना दोलनों के अपनी संतुलन स्थिति को नई स्थिति में प्राप्त कर लेता है कहलाता है। इसका भाई आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा अ पीरियोडिक मेजरिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच कन्फर्म्स टू ऑल द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज कॉल्ड। मापक यंत्र जो सभी निर्दिष्ट वैधानिक प्रावधानों में अनुरूप है कहलाता है। ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेबल फॉर वेरिफिकेशन, ऑक्सिलरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या लीगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। साधारण मापक यंत्र, सत्यापन के लिए स्वीकार्य माप उपकरण, सहायक मापन यंत्र या कानूनी मापक यंत्र। आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लीगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानूनी मापक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंटेंडेड टू डिफाइन और प्रेजेंट फिजिकली कंजर्व और रिप्रोड्यूस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड टू ट्रांसफर इट टू अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाई कंपेरिजन इज नॉन एज। मापने वाले उपकरण का उद्देश्य भौतिक रूप से परिभाषित या प्रस्तुत करना, किसी मात्रा के माप की इकाई को संरचित या पुनः पेश करना और तुलना द्वारा इसे अन्य माप उपकरणों में स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। अब वो क्या होता है, कौन सा स्टैंडर्ड होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए लीगल मेजरिंग स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड, सी वर्किंग स्टैंडर्ड, डी प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी स्टैंडर्ड हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं भाई मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन फॉर लेइंग आउट, फॉर दिस पर्पज इट इज क्लैम्प्ड टू। कार्य को आमतौर पर बिछाने के लिए एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए इसे लगाया जाता है। उसको किस ब्लॉक पे लगाया जाता है वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन है सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, मशीन बेड। क्या होगा राइट आंसर वो आपको भाई बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन एंगल प्लेट। इसी के बाद भाई हमने इसके फर्स्ट यूनिट के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड यूनिट देखते हैं और सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक एन एंगल गेज ब्लॉक। कोण गेज ब्लॉक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। हार्डनिंग टूल स्टील, निकेल, टंगस्टन कार्बाइड या सभी। तो भाई आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं।
तो भाई जो आपका कॉर्ड गेज ब्लॉक होता है उसे बनाने के लिए आप सख्त उपकरण स्टील का भी यूज करते हैं, निकल का भी यूज करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। रिंग गेज हैज अ टेपर एंगल ऑफ 3 ओम, क्लिनोमीटर कैन नॉट मेजर एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेस, क्लिनोमीटर यूजेस माइक्रोमीटर टू मेजर स्मॉल एंगल। यह सभी कथन सही हैं, ये बताना है। तो पहला वह है भाई रिंग गेज का टेपर एंगल 3 ओम है, तो भाई ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्लिनोमीटर कैन नॉट मेजर एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेस, तो ऐसा नहीं है भाई, क्लिनोमीटर से 2 एडजेसेंट सरफेस को मेजर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत, और भाई ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा क्लिनोमीटर यूजेस माइक्रोमीटर टू मेजर स्मॉल एंगल। जो क्लिनोमीटर होता है वो माइक्रोमीटर का यूज करता है स्मॉल एंगल मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्लिनोमीटर छोटे कोणों को मापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टॉलरेंस डज अ स्लिप गेज है, किस टाइप का टॉलरेंस स्लिप गेज में होता है वो आपको बताना है। यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, बाइलेटरल टॉलरेंस होता है, या दोनों होते हैं या कोई भी नहीं होते। स्लिप गेज में किस प्रकार की सहनशीलता होती है, एक तरफा या द्विपक्षीय, या एक तरफा और द्विपक्षीय दोनों होती हैं या कोई भी नहीं होती, ये बताना है। भाई देखो यूनिलेटरल क्या होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 mm प्लस, तो इसमें यह है कि आप 5, जैसे अगर आपका 100 mm का साइज है, ठीक है, तो आप 100 mm से 105, 102, 104 mm तो कर सकते हो, लेकिन आप 100 mm से कम नहीं कर सकते। लेकिन ये हो गई भाई आपकी यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगर मैं बोलूँ 5 mm प्लस माइनस टॉलरेंस है, तो इसमें आप 100 से लेके 105 का तक साइज का भी बना सकते हो, और 100 से 5 mm कम तक भी ले जा सकते हो, जैसे 95, 96, 97। तो भाई ये होती हैं यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो भाई स्लिप गेज में यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है, बाइलेटरल होती है, या दोनों होती हैं, ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइलेटरल। जो आपका स्लिप गेज होता है उसमें भाई बाइलेटरल होती है। भाई विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग 4 वॉल मेथड, निम्नलिखित में से किसे 4 गेंद विधि का उपयोग करके मापा जाता है, डायमीटर, लेंथ, एंगल, या सभी को। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस ऑफ अ सरफेस पॉसिबल यूजिंग। देखो एक सतह की समतलता और सीधेपन का परीक्षण कैसे संभव है, वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से, या ऑटो कॉलीमीटर से, या सभी से। तो इसको राइट आंसर बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ऑटो कॉलीमीटर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, द डिटेक्टर्स यूज्ड इन ऑप्टिकल सेंसर इज। जो भाई डिटेक्टर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स में, कौन से डिटेक्टर्स यूज किए जाते हैं ये आपको बताना है। फोटो डायोड्स, फोटो ट्रांजिस्टर्स, लेजर्स, या सिर्फ ए और बी, या सभी। तो भाई यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो, इसका फोटो डायोड्स भी यूज किए जाते हैं और फोटो ट्रांजिस्टर्स भी यूज किए जाते हैं। तो इसका ओनली ए एंड बी, ऑप्शन डी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, केवल ए और बी। अ लाइन ज्वाइनिंग 2 एंड पॉइंट आर कॉल्ड, एक लाइन जो 2 एंड पॉइंट को जोड़ती है, 2 समापन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। अ लाइन सेगमेंट, अ रे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। रेखाखंड, एक किरण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसमें जो राइट आंसर होगा आपका
वो होगा भाई ऑप्शन ए, अ लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। एन एक्यूट एंगल इज, जो आपका एक्यूट एंगल न्यूइन कोण होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, या 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका रिफ्लेक्स एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, या 180 डिग्री के बराबर होता है, या 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा भाई यहाँ पर ऑप्शन सी, मोर देन 180 डिग्री। जब हमारा एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो भाई आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, एक सीधा कोण किसके बराबर होता है? तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 180 डिग्री। टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, या सप्लीमेंट्री एंगल। लंबवत विपरीत कोण, संपूर्ण कोण, आसान्य कोण, या अधिक कोण। तो बताइए भाई, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो आपने पढ़े होंगे भाई। उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, या कहीं पर नहीं? तो भाई आपको पता है एक लाइन ये है, इसको इंटरसेक्ट ये कर रही है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे ही काटती है, तो ऑप्शन ए 1 पॉइंट राइट हो जाएगा। टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट्स एट, दो पैरेलल लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ये आपको बताना है। तो भाई आपको पता है जब दो इंटरसेक्ट लाइन, दो पैरेलल लाइन इस तरह से होती हैं, एक ये है, अगर इसके लाइन पैरेलल दूसरी, तो भाई ये जो इंटरसेक्ट करेंगी वो कहीं पे नहीं करेंगी, ये सीधी ऐसे ही जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये ऐसे काटे। तो भाई दो पैरेलल लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मतलब कोई भी नहीं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, जब दो लाइन आपकी भाई इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, तो जो आपके वर्टिकल एंगल्स होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं, या बताए नहीं जा सकते, मतलब फिक्स नहीं है कि इक्वल है कि अनइक्वल है, क्या है ये बताना है आपको। तो भाई जैसे अगर दो लाइन इस तरह से आपकी काटती हैं तो आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो भाई आपके इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका भाई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोमीटर इज रिलेटेड विद, जो आपका किलोमीटर होता है वो किससे रिलेटेड होता है ये आपको बताना है। इंजीनियर्स पैरेलल से, एंगल गेज से, स्पिरिट लेवल से, या बेवल प्रोट्रैक्टर से। इसका क्या राइट आंसर होगा भाई ये आपको बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा स्पिरिट लेवल, ऑप्शन सी, और जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मस्तर। Which of the following is essential condition for इंटरफेरोमेट्री मेजरमेंट, इंटरफेरोमेट्री मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक शर्तें हैं ये बताना है। जैसे कि पहला, इन एयर गैप ऑफ वेयरिंग थिकनेस मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी द वर्क सरफेस मस्ट बी रिफ्लेक्टिव, या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। आप हिंदी में भी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूं। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, देखो जो इंटरफेरोमेट्री मापन के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, पहला है दो सतहों के बीच अलग अलग मोटाई का एक वायु अंतराल मौजूद होना चाहिए, तो बिल्कुल राइट कंडीशन है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, काम की
सतह प्रतिबिंबित होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रकाश की मोनोक्रोमेटिक स्रोत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो भाई ऑप्शन बी दिया हुआ है उपरोक्त सभी, मतलब उपरोक्त सभी का मतलब आपका ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो इसलिए भाई आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटो कॉलीमीटर इज यूज्ड फॉर, जो आपका ऑटो कॉलीमीटर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। पैरेललिज्म मेजरमेंट के लिए, स्ट्रेटनेस मेजरमेंट के लिए, फ्लैटनेस मेजरमेंट के लिए, या एंगुलर मेजरमेंट के लिए। हिंदी में समांतर बाद माप के लिए, सीधी माप के लिए, सपाटता माप के लिए, या कोणीय माप के लिए, किसके लिए ऑटो कॉलीमीटर का यूज किया जाता है। तो भाई जो ऑटो कॉलीमीटर होता है, ऑटो कॉलीमीटर का आपका यूज जो किया जाता है वो एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंगल मेजरिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा एक एंगल मेजरिंग डिवाइस है। ऑप्शंस हैं ट्रेन्यूनल, साइन बार, डिवाइडर, एंगल आयरन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है एंगल आयरन। एंगल आयरन आपका जो यूज किया जाता है वो एंगल मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, एंगल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिलर माइक्रोस्कोप, जो फिलर माइक्रोस्कोप होता है उसमें हैव नो रेटिकल्स, कोई रेटिकल्स नहीं होता, या एक फिक्स्ड रेटिकल्स होता है, या मूविंग रेटिकल्स होते हैं, या कैन बी मूव्ड रिलेटेड टू द वर्क बाय मींस ऑफ फाइन पिच लीड स्क्रू, विच वन इज राइट, ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हैव मूविंग रेटिकल्स। फिलर माइक्रोस्कोप में मूविंग रेटिकल्स होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कॉलीमेटर इज सिंपली जो आपका कॉलीमीटर होता है वो क्या है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सोर्स ऑफ बंडल्स ऑफ पैरेलल लाइट रेज, सोर्स ऑफ पॉइंट लाइट, सोर्ट ऑफ अलाइनमेंट टेलीस्कोप, या स्टैंडर्ड फॉर फ्लैटनेस। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोर्स ऑफ बंडल ऑफ पैरेलल लाइट रेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर इफ एक्स वी half the include the angle of thread and p its pitch, then best size wires diameter for measuring of effective diameter of thread is, यदि x धागे के सम्मिलित कोण का आधा हो और उसकी पिच p हो तो धागे के प्रभावी व्यास के मापने के लिए सबसे अच्छे आकार के तार का व्यास कितना होगा, वो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो भाई आपका हो जाएगा P12 sec x, इसमें से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका एंगल डिक्योर इज अनदर टाइप ऑफ, एंगल डिक्योर एक अन्य प्रकार का है, मतलब उसका दूसरा प्रकार क्या है एंगल डिक्योर का, ऑटो कॉलीमीटर, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्लिनोमीटर, या एंगल गेज। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्शन बी भाई यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एंगल गेज इन द डिग्री सीरीज आर, डिग्री श्रृंखला में कोण गेज के कोण हैं वो बताने हैं, एंगल्स बताने हैं आपको एंगल गेज में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1, 3, 9, 27, 41, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिकमैन गेज इज यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ, बिकमैन गेज किसके इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण होता है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्रू थ्रेड, पेंच धागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगल, एंगल मेजरिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है वो बताना है। तो भाई आपका जो बेवल प्रोटेक्टर होता है ये भी एंगल मेजरिंग डिवाइस होता है, साइन बार भी एंगल मेजरिंग डिवाइस होता है, कॉम्बिनेशन स्क्वायर भी एंगल मेजरिंग डिवाइस होता है, लेकिन एंगल आयरन आपका एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा।
द रिफ्लेक्टर कंबाइंड विद ऑटो कॉलीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग। ऑटो कॉलीमीटर के साथ संयुक्त परावर्तक का उपयोग जांच के लिए किया जा सकता है। अलाइनमेंट, पैरेललिज्म, सर्कुलरिटी, डिस्टेंस बिटवीन टू फार ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाइनमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर भाई इसका अलाइनमेंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम सब्सटेंस जनरेट वोल्टेज व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्सेस और स्ट्रेसेस अलोंग स्पेसिफिक प्लेन, सच सब्सटेंस आर नोन एज। तो भाई उनको जो आप बोलते हो वो बोलते हो पीजियो इलेक्ट्रिक। Tomlinson recorder is associated with measurement of। टॉमलिंसन रिकॉर्डर मापन के साथ जुड़ा हुआ है सतह दोष, सतह लंबवतता, सतह खत्म, सतह वक्रता। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस परपेंडिकुलरिटी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कंसर्न्ड विद सरफेस फिनिश। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सतह खत्म माप से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, फील्ड इमिशन मेथड, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक मेथड। हिंदी में है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विधि, अल्ट्रासोनिक विधि, क्षेत्र उत्सर्जन विधि, आक्रमण विधि का महत्वपूर्ण कोण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड। ऑप्शन ए आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पिरिट लेवल इज रिक्वायर्ड टू हैव 2 mm ऑफ बबल मूवमेंट ऑफ 2 इंक्लाइनेशन। द रेडिएशन ऑफ ट्यूब शुड बी अराउंड 120 मीटर, 20 mm या 80 mm। तो भाई अगर आपका 2 mm बबल मूवमेंट है एंड 2 इंच का इंक्लाइनेशन है तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो स्पिरिट लेवल इसकी रिक्वायर्ड रहेगी वो भाई आपकी रहेगी 120 mm। तो यहाँ पर 120 mm इसका 120 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई हम बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पर यूनिट सेकंड के 30 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं। अब हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं और यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ क्लोज्ड पाइप कैन बी डिटरमाइंड। बंद पाइप से द्रव के प्रवाह की दर निर्धारित की जा सकती है। कैसे निर्धारित की जा सकती है? ऑप्शन ए, डिटरमाइन द मास फ्लो रेट, डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम फ्लो रेट, या कोई एक या दूसरे में से, ठीक है, या कोई भी नहीं। हिंदी में भी आप ऑप्शंस को एक बार देख सकते हैं भाई, और फिर आप इसका राइट आंसर बताइए, फिर मैं इसको आपको राइट बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, या तो आप मास फ्लो रेट डिटरमाइन कर लो या वॉल्यूम फ्लो रेट डिटरमाइन कर लो। तो यहाँ पर एक की जरूरत होगी, तो ऑप्शन सी आइदर ए या आइदर बी, या तो ए या तो बी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कन्वेयर वेस्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ। भाई जो कन्वेयर आधारित विधियों का उपयोग के प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, या ऑल ऑफ द अबव। ये बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉलिड्स। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हिंदी है ठोस। क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ लिक्विड द मेथड यूज्ड इज। मेजरमेंट फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो फ्लो रेट होता है लिक्विड का, उसका मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। द्रव की प्रवाह दर के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। कौन सी विधि है वो आप बताओ
कि कन्वेयर आधारित तरीके से, वार्डन ट्यूब से, या कॉरियोलिस विधि से, या थर्मल द्रव्यमान प्रवाह से। ठीक है, इंग्लिश में है कन्वेयर बेस्ड मेथड्स, वार्डन ट्यूब, कॉरियोलिस मेथड या थर्मल मास फ्लो मेजरमेंट। कौन सा सही होगा वो भाई बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर कोरियोलिस मेथड। हिंदी में भी इसको कोरियोलिस ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज फॉर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, प्रवाह अवरोध के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ओरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब या फ्लो नोजल एंड डॉल फ्लो ट्यूब या ऑल ऑफ दीज। तो भाई ये सभी आपकी ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। द डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग टेम्परेरी मेजरमेंट ऑफ फ्लो, जो एक डिवाइस का नाम जो कि टेम्परेरी मेजरमेंट के लिए होता है किसी भी फ्लो का, वो आपको बताना है। ठीक है, वह उपकरण जो प्रवाह के अस्थायी मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी, स्वस्थ प्रवाह ट्यूब, छिद्र प्लेट या पिटोट स्टिर ट्यूब। क्या राइट होगा वो बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर है छिद्र प्लेट, और इंग्लिश में हो जाएगा भाई इसका ओरिफिस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो द चीपेस्ट डिवाइस, वेंचुरी, डॉल फ्लो ट्यूब, फ्लो नोजल या पिटोट स्टैटिक ट्यूब। ठीक है, प्रवाह की माप के लिए सबसे सस्ता उपकरण है। प्रवाह को मापने के लिए सबसे सस्ता उपकरण होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भाई उसका राइट आंसर है फ्लो नोजल। ऑप्शन सी आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिक कंट्रोल स्कीम, उपकरण जो स्वचालित नियंत्रण योजना में आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा है भाई वो? रोटामीटर है, पिटोट स्टैटिक ट्यूब है, रोटरी पिस्टन मीटर है या ओरिफिस प्लेट है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका रोटामीटर। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सुटेबल नहीं है ऑटोमेटिक कंट्रोल स्कीम में। उपकरण जो स्वचालित नियंत्रण योजना में आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। और इसको छोड़ के जितने भी उपकरण यहाँ पर दिए हैं, पिटोट स्टैटिक, रोटरी पिस्टन मीटर, ये सभी उपकरण ऐसे हैं जो कि स्वचालित नियंत्रण योजना में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर इज। ठीक है, आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर का एक उदाहरण बताना है। धनात्मक विस्थापन मीटर का उदाहरण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर, परिवर्तनीय क्षेत्र प्रवाह। दूसरा है टरबाइन मीटर, तीसरा है रोटरी पिस्टन मीटर और लास्ट है वेंचुरी। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर का एक एग्जाम्पल बताना है। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर रोटरी पिस्टन मीटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, टरबाइन मीटर आर जनरली प्रेफर्ड फॉर। जो टरबाइन मीटर होते हैं वो जनरली किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए प्रेफर्ड होते हैं? टरबाइन मीटर आमतौर पर किसके लिए पसंद किए जाते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो मेजरमेंट, कम चिपचिपापन और उच्च प्रवाह माप। हाई विस्कोसिटी एंड लो फ्लो मेजरमेंट, उच्च चिपचिपाहट और कम प्रवाह माप। ठीक है, आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो मेजरमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, फ्लो मीटर विच इज रिप्लेसिंग द डिफरेंशियल प्रेशर मीटर इन इट्स एप्लीकेशन इज। प्रवाह मीटर जो अपने अनुप्रयोग में अंतर दबाव मीटर की जगह ले रहा है। ठीक है, वो कौन सा है? वर्टिक्स शेडिंग फ्लो मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर या ऑल ऑफ द अबव। आप हिंदी में भी ये सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, फिर आप बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर भाई आपका है वो है इसका वॉर्टेक्स शेडिंग फ्लोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर है भंवर शेडिंग फ्लोमीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इन, फिर आपकी खाली जगह, बिलो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, वो कौन सा होता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है खाली जगह में द्रव का वेग एक निश्चित समय पर प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहता है। मतलब हर पॉइंट पर, जैसे ये फ्लो है भाई, ये वाटर का या किसी भी लिक्विड का फ्लो है, जो यहाँ पर भाई, जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इस पॉइंट पर भी सेम है। तो सभी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी जब फ्लो की सेम रहती है तो उस फ्लो को क्या बोला जाता है भाई। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आई थिंक पढ़ा होगा, तो बताइए वो कौन सा फ्लो होता है। आपको हिंदी में अगर इसके ऑप्शन देखने हैं, स्थिर प्रवाह, घूर्णी प्रवाह, गैर स्थिर प्रवाह या उल्लेखित में से कोई नहीं। इंग्लिश में है स्टडी फ्लो, रोटेशनल फ्लो, नॉन स्टडी फ्लो या नन ऑफ द अबव। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा स्टडी फ्लो। भाई जो ये वाटर फ्लो करता है यहाँ पर, इसका जो हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, वो स्टडी फ्लो में होती है। तो ये आप भाई यहाँ पर ध्यान रखना, स्थिर प्रवाह जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड हैज अ पाथ पैरेलल टू द वॉल इट इज नॉन एज। यदि द्रव के सभी कणों का पथ दीवार के समांतर है तो इसे क्या कहा जाता है, कौन सा फ्लो कहा जाता है। जैसे कि आपके देखो जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, ठीक है, वो आपके पैरेलल हैं वॉल के, ठीक है, तो उसको आप कौन सा फ्लो कहोगे वो आपको बताना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहोगे, लेमिनार फ्लो कहोगे, विस्कस फ्लो कहोगे या ऑल ऑफ द मेंशन। तीनों जो दिए हैं तीनों फ्लो वो कहलाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो भाई देखिए, जब कोई भी फ्लूइड के पार्टिकल्स जब वॉल के पैरेलल पाथ में होते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी ऐसा होता है, लेमिनार में भी होता है आपका, और विस्कस में भी होता है। तो इसमें ऑल ऑफ द मेंशन मतलब कि आपका सभी उल्लेखित, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेनॉल्ड नंबर फॉर लेमिनार फ्लो। देखो मतलब एक आपकी संख्या होती है कि अगर 2000 रेनॉल्ड नंबर है तो ये लेमिनार फ्लो होगा, या 2000 से ज़्यादा है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, या ये फ्लो होगा। तो उसके लिए बताना है कि आपको जो लेमिनार फ्लो होता है उसके लिए रेनॉल्ड नंबर कितना होता है वो आपको एक्यूरेट बताना है, कि 2000 से कम होता है, 4000 से ज़्यादा होता है, या इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब कोई सीमा नहीं है, या नन ऑफ द मेंशन्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेस देन 2000। अगर आपकी रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, देखिए रेनॉल्ड नंबर जो कि रो वी डी अपॉन एन होता है, अगर उसकी वैल्यू आपकी 2000 से कम है ना, ठीक है, 2000 से अगर आपकी वैल्यू कम है तो वो फ्लो कैसा होगा आपका भाई, वो लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है, लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर फ्लूइड पाथ विद मॉडरेट फ्रिक्शनल फोर्स। बर्नौली का प्रमेय मध्यम घर्षण बल वाले द्रव्य पथ के लिए लागू होता है। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा गलत, ठीक है। बर्नौली का जो प्रमेय होता है, बर्नौली का जो थ्योरम होता है, वो फ्लूइड पाथ और मॉडरेट फ्रिक्शनल फोर्स के लिए नहीं होता। तो इसमें इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह, मेजर्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड इन अ स्ट्रीम। एक धारा में द्रव के एक बिंदु पर वेग को मापता है। जैसे देखिए कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब ये कोई पॉइंट है, अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी मापनी है कि इस फ्लो की इस पॉइंट पर, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, तो वो मैं किससे मेजर करूंगा, बेंचुरी मीटर से करूंगा, पीएच मीटर से करूंगा, या पिटॉट स्टैटिक ट्यूब से करूंगा, या आपका नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पिटॉट स्टैटिक ट्यूब्स। आपने पिटॉट ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ फ्लो मेजरिंग डिवाइस।
निम्नलिखित में से कौन सा बाधा प्रकार प्रवाह मापन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आपका केंद्र पसारक बल प्रकार, रोटेटिंग बैन सिस्टम, फ्लो नोजल डिवाइस, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो भाई यहाँ पर इसका होगा फ्लो नोजल डिवाइस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक वैन सिस्टम कॉजेस प्रेशर लॉस इन फ्लो। स्टैटिक फलक प्रणाली प्रवाह में दबाव हानि का कारण बनती है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है। जो स्टैटिक वैन सिस्टम है वो प्रेशर लॉस का कारण बनती है किसी भी फ्लो में। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो रेट एंड एरिया ऑफ पाइप। निम्नलिखित में से कौन प्रवाह दर और पाइप के क्षेत्रफल के बीच सही संबंध दर्शाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, इक्वल या नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, हिंदी में है प्रत्यक्ष अनुपातिकता, उल्टा अनुपातिकता, समान या उल्लिखित में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, प्रत्यक्ष आनुपातिकता। ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट फ्लो टू रोटेशनल मोशन। निम्नलिखित में से कौन प्रवाह को घूर्णी गति में परिवर्तित करता है? रोटेटिक वैन सिस्टम, रोटामीटर फ्लो सिस्टम, बोथ रोटामीटर फ्लो सिस्टम एंड रोटेटिक वैन सिस्टम, या कोई भी नहीं। हिंदी में घूर्णन फलक प्रणाली, रोटामीटर प्रवाह प्रणाली, रोटामीटर प्रवाह प्रणाली या घूर्णन फलक प्रणाली, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोटेटिक वैन सिस्टम। हिंदी में आप बोलोगे घूर्णन फलक प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एलिमेंट आर यूज्ड फॉर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एलिमेंट होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? केंद्र प्रसारक बल तत्वों का उपयोग हाई फ्लो रेट के लिए, लो फ्लो रेट के लिए या ऑल रेंजेस ऑफ फ्लो रेट के लिए, उच्च प्रवाह दर, कम प्रवाह दर की सभी श्रृंखलाओं के लिए या किसी भी के लिए नहीं किए जाते हैं, ये बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा हाई फ्लो रेट, उच्च प्रवाह दर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एलिमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द बेस्ट चॉइस ऑफ ऑरिफिस टेप्स इन प्रीसीडिंग प्रॉब्लम वुड बी। फ्लैंज टैप्स, बेनाक्रोप्टिक टैप्स, पाइप टैप्स या कॉर्नर टैप्स। ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। पूर्ववर्ती समस्याओं में छिद्र नल का सबसे अच्छा विकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसका जो राइट आंसर है वो है कॉर्नर टैप्स, कोने के नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सयानता की परिभाषा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड टेंडेंसी टू रेजिस्ट फ्लो। प्रवाह का विरोध करने के लिए एक तरल पदार्थ की प्रवृत्ति का एक उपाय। अ मेजर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, किसी द्रव्य के विशिष्ट गुरुत्व का माप। द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, आयतन की प्रति इकाई द्रव्य का घनत्व। या अ मेजर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड, ढांकता हुआ स्थिरांक एक द्रव्य का माप। तो बताइए इसमें से विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है? तो भाई इसमें जो विस्कोसिटी की डेफिनेशन है वो है मेजर ऑफ फ्लूइड टेंडेंसी टू रेजिस्ट फ्लो, प्रवाह का विरोध करने के लिए एक तरल पदार्थ की प्रवृत्ति का एक उपाय। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ डिप ट्यूब और बबलर सिस्टम फॉर अ लेवल मेजरमेंट इज डैट। ठीक है, आपकी डिप ट्यूब और बबलर सिस्टम जो होते हैं लेवल मेजरमेंट में, उसका एक एडवांटेज आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं भाई, तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट आइसोलेट द प्रेशर ट्रांसमीटर फ्रॉम द प्रोसेस फ्लूइड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर
a DP cell used to measure liquid level has a suppressed zero. This means, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रांसमीटर इज लोकेटेड बिलो द 0% लिक्विड लेवल मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर इज एबल टू मेजर लिक्विड इंटरफेस लेवल बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू लिक्विड, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, टेम्परेचर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर दो तरल पदार्थ के बीच अंतर के आधार पर तरल इंटरफेस स्तरों के मापन में सक्षम होता है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, डिप स्टिक्स आर रीयूज्ड फॉर, जो आपकी डिप स्टिक्स होती हैं वो रीयूज्ड की जाती हैं किसके लिए। तो भाई वो की जाती हैं लेवल मेजरमेंट के लिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोट सिस्टम, फ्लोट सिस्टम का एक सबसे सामान्य अनुप्रयोग बताइए। तो भाई जो फ्लोट सिस्टम का एक सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वो है टू मॉनिटर द फ्यूल टैंक लेवल इन मोटर व्हीकल्स, मोटर वाहन में ईंधन टैंक के स्तर की निगरानी के लिए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैपेसिटिव डिवाइस आर यूज फॉर द लेवल मेजरमेंट ऑफ, कैपेसिटिव डिवाइस होते हैं वो यूज किए जाते हैं लेवल मेजरमेंट के, किस में, लिक्विड में या सॉलिड में या दोनों में या किसी में नहीं। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिक्विड और सॉलिड दोनों, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इन अल्ट्रासोनिक लेवल गेज द अल्ट्रासोनिक सोर्स इज प्लेस्ड एट द, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बॉटम ऑफ द बेसल कंटेनिंग द लिक्विड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर फ्लक्चुएट्स देन द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ रडार थ्रू एयर इज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड एंड रिमेन सेम। भाई यहाँ पर जो वर्ड हैं वो बिल्कुल पास लिख गए हैं, तो भाई ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाते वक्त गलती हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो यहाँ पर ये यूनिट 3 के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब यूनिट 4 के हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, जो साउंड एम्पलीट्यूड मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल, कोलम, हम या साइकिल्स। बताइए ए बी सी डी क्या सही होगा। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई ये जो ऑप्शन और जो यूनिट 4 है इसके हम कुछ 15 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और भाई ये क्वेश्चन मेनली इंग्लिश में ही है, ये हिंदी में नहीं है, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हो और भाई इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और वीडियो बनाने की। और भाई एक वीडियो बनाने के लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, फिर पीडीएफ बनानी होती है, फिर उनको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखना होता है। तो भाई एक पीडीएफ तैयार करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यार उसके लिए आप एक लाइक तो कर सकते हो। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर या एम्पियर हावर एंड वॉट हावर मीटर। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो होगा इसका एम्पियर हावर एंड वॉट हावर मीटर कैसे हैं, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ,
इंस्ट्रूमेंट इज मेयरली कन्फाइंड विद इन लेबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग या नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम ऑफ विच इट इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी होती है जो कि मेजर किए जानी है एक टाइम पर, उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, सेम टाइम पर जो मेजर करेंगे तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होगा या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। तो बताइए यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन पार्टिकुलर टाइम। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि भाई मेजर करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि डिलीवर हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एक टाइम में, जैसे कुछ चीज़ का अपने पर्टिकुलर टाइम मान लीजिए, जैसे 1 आवर है। ठीक है, 1 आवर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी डिलीवर हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, वो जो मेजर करना है वो किससे मेजर करेंगे, वो आपको राइट आंसर बताना है। तो भाई वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, अमीटर, वोल्ट मीटर, वोट मीटर या एम्पियर आवर एंड वॉट आवर मीटर। तो भाई जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका वो है एम्पियर आवर एंड वॉट मीटर, वॉट आवर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी मदद से आप उसको मेजर कर सकते हैं वो बताना है। तो भाई वो आप जो रेजिस्टेंस है जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है ओम मीटर से एंड रेजिस्टेंस ब्रिज से। ऑप्शन डी। ठीक है, ओम मीटर आपका और रेजिस्टेंस ब्रिज, इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर इज पोसेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सा एक एसेंशियल फीचर्स है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिफ्लेक्टिंग डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग डिवाइस, तीसरा है डैम्पिंग डिवाइस या सभी। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डैम्पिंग डिवाइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अ डिवाइस प्रिवेंट द ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड अनेबल लेटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन अ स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो आपकी स्प्रिंग मटेरियल है जो कि स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस में यूज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस होता है उसमें जो स्प्रिंग का मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहला है शुड बी नॉन मैग्नेटिक, कि वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ऑप्शन बी है मोस्ट ऑफ लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कि उसका लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शुड हैव लो स्पेसिफिक, भाई यहाँ पे ये स्पेसिफिक है लेकिन ये स्पेसिफिक, शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फटीक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ये सभी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है भाई वो होगा अमीटर। ठीक है, इसी के साथ भाई यूनिट 4 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन है द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स, साधन की
विश्वसनीयता माध्य है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसकी रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आपने रिलायबिलिटी वर्ड बहुत सुना होगा, तो अब आपको ये बताना है कि रिलायबिलिटी का मतलब होता क्या है। ऑप्शन है लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, टाइम इंटरवल बिटवीन टू रेस्पॉन्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या नन ऑफ द दीज। तो भाई ऑप्शन ए लाइफ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है लाइफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, साधन का जीवन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर आर वेरिएबल एरिया फ्लो, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो, क्वांटिटी फ्लो, या नन ऑफ द अबव। धनात्मक विस्थापन प्रवाह मीटर है कैसा? वेरिएबल एरिया फ्लो है, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो है, क्वांटिटी फ्लो है, या नन ऑफ दीज। तो भाई यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्वांटिटी फ्लो। फॉर द एनालिसिस ऑफ पोलरोग्राफ इज यूज्ड, के विश्लेषण के लिए एक पोलरोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है किसके विश्लेषण के लिए पोलरोग्राफ का यूज किया जाता है? सॉलिड, गैस, लिक्विड, या मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड। तो यहाँ पर भाई जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सॉलिड, हिंदी में बोलते हैं ठोस। सिंक्रोनाइजेशन इन आ CRO मीन्स, CRO में सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है? एक CRO में तुल्यकालन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं भाई। तो जो आपका CRO में सिंक्रोनाइजेशन होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेस, ऑप्शन ए ट्रेस की निरंतर निगरानी, ये भी होता है। एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्वीप की आवृत्ति का संयोजन, होल्डिंग अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन विदाउट क्रॉप, बिना रंग के स्क्रीन पर पैटर्न पकड़ना, ये सभी राइट है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मिस्टर्स आर, जो मटेरियल यूज किया जाता है थर्मिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, थर्मिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। बताइए कौन सा सामग्री या कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है थर्मिस्टर में, थर्मिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग में। ऑप्शन है भाई यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज एंड कोबाल्ट, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड जिंक, कार्बाइड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज एंड कोबाल्ट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर इन मैकेनिकल सिस्टम सिस्टमेटिक एरर इज प्रोड्यूस्ड बाई, मैकेनिकल सिस्टम में सिस्टमेटिक एरर कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं ये आपको बताना है। फ्रिक्शनल लोडिंग, इनर्शियल लोडिंग, बैकलेस, या नन ऑफ दीज। एक यांत्रिक प्रणाली में व्यवस्थित त्रुटि उत्पन्न होती है। तो भाई जो आपके मैकेनिकल सिस्टम में सिस्टमेटिक एरर जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो आपके भाई होते हैं आपके इनर्शियल लोडिंग की वजह से, जड़त्वीय लोडिंग की वजह से भाई वो आपके प्रोड्यूस होते हैं। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायनामोमीटर आर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंप एंड कंप्रेसर डिटरमाइंड, निम्नलिखित में से किस डायनामोमीटर द्वारा पंप और कंप्रेसर के प्रदर्शन विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है? ड्राइविंग डायनोमीटर, एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, ट्रांसमिशन डायनोमीटर, या नन ऑफ दीज। हिंदी में ड्राइविंग डायनोमीटर, अवशोषण, ट्रांसमिशन, या इनमें से कोई नहीं।
तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ड्राइविंग डायनामोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलवीडीटी। एलवीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिक आउटपुट, तो भाई ये गलत है, ठीक है, ये एलवीडीटी का काम नहीं है। यह दबाव को विद्युत उत्पादन में परिवर्तन करता है, गलत। इट कन्वर्ट स्ट्रेन इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ये भी गलत है। यह तनाव को विद्युत उत्पादन में परिवर्तित करता है, बिल्कुल गलत। इट कन्वर्ट डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ये भाई इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये रैखिक विस्थापन को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेन गेज शुड हैव अ हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर। एक स्ट्रेन गेज में गेज फैक्टर का उच्च मूल्य होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए ये बताना है। टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस इफेक्ट, हिस्टैरिसीस इफेक्ट को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस प्रभाव को कम करने के लिए। टू गिव अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड स्ट्रेन एंड रेजिस्टेंस चेंज, लागू उपभेदों और प्रतिरोध परिवर्तन के बीच एक रैखिक संबंध देने के लिए, या संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉट वायर एनीमोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग गैस वेलोसिटी इज। गैस के वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हॉट वायर एनीमोमीटर है। बताइए, परिवर्तनीय अदिष्ट अपन ट्रांसड्यूसर, परिवर्तनीय प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर, परिवर्तनीय आवर्ती ट्रांसड्यूसर या परिवर्तनीय समाई ट्रांसड्यूसर। इंग्लिश में है वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर, या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर, या वेरिएबल कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरिएबल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मेजर्ड बाई अ पीजियोमीटर ट्यूब, ठीक है। ऑप्शन है आपके, पीजियोमीटर ट्यूब द्वारा क्या मापा जाता है ये बताना है। एक चलती धारा का गतिशील दबाव मापा जाता है, या अवहादित द्रव दबाव नापा जाता है, या द्रव के स्तर द्रव्यमान में गेज दबाव नापा जाता है, या दो तरल पदार्थों के बीच दबाव में अंतर नापा जाता है। क्या राइट होगा। तो भाई इसका राइट है, द्रव के स्थिर द्रव्यमान में गेज का दबाव नापा जाता है। गेज प्रेशर इन स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। एक यंत्र के मध्यवर्ती चरण का कार्य है, वो क्या कार्य है वो आपको बताना है। सबसे पहला है टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड और इंडिकेशन ऑफ द मेजरमेंट, माप का रिकॉर्ड या संकेत प्रदान के लिए। टू कंडीशन एंड ट्रांसमिट द सिग्नल आफ्टर इट हैज़ बीन ट्रांसड्यूस्ड, ट्रांसड्यूस किए जाने के बाद सिग्नल को कंडीशन और ट्रांसमिट करने के लिए। टू गिव अ सिग्नल दैट द डिजायर्ड वैल्यू हैज़ बीन रीच्ड, यह संकेत देने के लिए कि वांछित मूल्य तक पहुंच गया है। तो बताइए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है इंस्ट्रूमेंट की, उसका फंक्शन क्या होता है। तो भाई यहाँ पर जो उसका इंटरमीडिएट स्टेज पर इंस्ट्रूमेंट का जो फंक्शन होता है भाई वो होता है टू कंडीशन एंड ट्रांसमिट द सिग्नल आफ्टर इट हैज़ बीन ट्रांसड्यूस किए जाने के बाद सिग्नल को कंडीशन और ट्रांसमिट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी इंटरमीडिएट स्टेज का फंक्शन या उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट माइक्रोमीटर इज सुपीरियर टू वर्नियर कैलिपर। इनमें ये बताना है निम्नलिखित में से किस पहलू में माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से बेहतर है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पर भाई आपका, इट इज इजियर एंड क्विकर टू यूज, इसका उपयोग करना आसान और तेज है। इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये अधिक सटीक है। इट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट ओवर अ रेंज ऑफ साइज, इसका उपयोग कई आकार में अंदर और बाहर दोनों माप करने के लिए किया जा सकता है, या ये सभी। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा भाई, इसका उपयोग कई आकारों में अंदर और बाहर दोनों माप करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए भाई माइक्रोमीटर सुपीरियर होता है वर्नियर कैलिपर से।
It can be used to make both inside and outside measurement over a ranges of the size. Option C is your right answer. Next question is, in a slip gauge a protector is provided to. स्लिप गेज में जो प्रोटेक्टर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको बताना है। स्लिप गेज में एक रक्षक प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? क्लीन द स्लिप गेज, टेक ऑल ऑफ द बियर व्हेन इन यूज, प्रोटेक्ट द स्लिप गेज व्हेन नॉट इन यूज, असेंबल द स्लिप गेज प्रॉपरली। स्लिप गेज को साफ करें, उपयोग में आने पर सभी पहनने को लो, उपयोग में ना होने पर स्लिप गेज को सुरक्षित रखें, स्लिप गेज को ठीक से इकट्ठा करें। बताइए स्लिप गेज में जो एक प्रोटेक्टर होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो भाई जो स्लिप गेज में जो प्रोटेक्टर होता है वो होता है टेक अप ऑल द बियर व्हेन इन यूज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट एंड फिट्स द टर्म अलाउंस यूजुअली रेफर्स। देखो आपने एक चीज़ देखा होगा, लिमिट और फिट्स में ना एक अलाउंस दिया जाता है जिसको आप छूट बोलते हैं। सीमा में और फिट में शब्द भट्टा आमतौर पर संदर्भित करता है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि लिमिट और फिट में अलाउंस यूजुअली किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो अलाउंस यूज किया जाता है ना वो किया जाता है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल। जो आपकी शाफ्ट और होल के बीच में मिनिमम क्लियरेंस देने के लिए आप किसका यूज करते हैं? अलाउंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी, शाफ्ट और छेद के बीच न्यूनतम निकासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमिल्सन रिकॉर्डर इज यूज टू मेजर सरफेस। जो टॉमलिंसन रिकॉर्डर होता है वो कैसी सरफेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको भाई बताना है। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम पहले भी इसको कर चुके थे, थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है परपेंडिकुलरिटी, ऑप्शन सी लंबवतता, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द यूज ऑफ प्लग गेज इज, प्लग गेज का आपको एक उपयोग बताना है। प्लग गेज का उपयोग आप स्क्रू थ्रेड को मेजर करने के लिए किया जाता है, एंगल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है, सिलेंड्रिकल बोर्ड्स को यूज करने के लिए किया जाता है मेजर करने के लिए, या स्फेरिकल होल्स को मेजर करने के लिए प्लग गेज का यूज करते हैं। बताइए प्लग गेज का यूज कहाँ पर कैसे करते हैं? तो भाई प्लग गेज का यूज सिलेंड्रिकल बोर्ड्स को मेजर करने के लिए, जैसे कि आपका ये सिलेंड्रिकल एक शेप है, ठीक है, और इसका जो ये इनर डायामीटर है जो कि ये बोर हमने किया है यहाँ पर ड्रिल से या किसी से, इसको मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो? प्लग गेज का आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, द सेंसिटिविटी ऑफ रीडिंग ऑफ मैनोमीटर कैन बी डिक्रीज। मैनोमीटर की रीडिंग की संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है वाई यूजिंग लेवल सेंसिंग डिवाइस, लेवल सेंसिंग डिवाइस का उपयोग करके, या वाई यूजिंग लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड, कम विशिष्ट गुरुत्व तरल का उपयोग करके, या वाई इनक्लाइनिंग द मैनोमीटर ट्यूब, मैमोमीटर ट्यूब को झुकाकर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो आपकी मैनोमीटर की रीडिंग की सेंसिटिविटी होती है उसे कैसे कम किया जा सकता है? आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा। तो भाई यहाँ पर राइट होगा वाई इनक्लाइनेशन द मैनोमीटर ट्यूब। मैनोमीटर ट्यूब को थोड़ा सा अगर आप झुकाओगे तो जो आपकी मैनोमीटर की रीडिंग की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। द यूज ऑफ डेड वेट टेस्टर इज टू, एक डेड वेट टेस्टर का उपयोग होता है। बताइए कैलिब्रेट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोड्यूस हाई प्रेशर, मेजर द लोड एक्यूरेटली, टेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेट। ठीक है, कौन सा इसमें राइट होगा वो आपको बताना है। दबाव मापने वाले उपकरणों को कैलिब्रेट करें, उच्च दबाव उत्पन्न करने के लिए, लोड को सही ढंग से मापने के लिए, या दिए गए वजन के प्रमाप को परीक्षण करने के लिए। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा उच्च दाब उत्पन्न करने के लिए। सॉरी भाई, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दाब मापने वाले उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए, कैलिब्रेट प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, द रेजोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम रेफर्स टू, एक प्रणाली का संकल्प संदर्भित करता है। बताइए डिफरेंस बिटवीन द ट्रू मेजर्ड वैल्यू ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल्स, स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ द इनपुट फॉर विच देयर विल बी चेंज ऑफ आउटपुट, रिटार्डेशन ऑफ रेस्पॉन्स, या ऑल ऑफ दीज। क्या राइट होगा? आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं भाई यहाँ पर।
तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इनपुट का सबसे छोटा परिवर्तन जिसके लिए आउटपुट में परिवर्तन होगा। स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ इनपुट फॉर विच देयर विल बी चेंज ऑफ आउटपुट। CRO यूजेस, जो भाई जो आपका CRO यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के लिए, या दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं? तो वो भाई CRO का यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फॉर अ थर्मिस्टर इट्स रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। दूसरा इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान कम करने पर ये बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान कम करने पर ये कम होता है, या कोई भी नहीं। तो इसका भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो आपका थर्मिस्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एन इंस्ट्रूमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन टू फुल स्केल डेविएशन इज कॉल्ड। तो बताना है लीनियरिटी, स्टैटिक सेंसिटिविटी, डायनामिक डेविएशन या प्रेसिजन। क्या इसमें से राइट होगा ये आपको बताना है। तो लीनियरिटी ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाइज। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एरर प्रोड्यूस्ड व्हेन द पेन इज स्टॉप्ड एट सम डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ डमी स्ट्रेन गेज इज यूज्ड। डमी स्ट्रेन गेज का यूज किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो उसका यूज किया जाता है वो आपका भाई इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए डमी स्ट्रेन गेज का यूज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाई डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब, डिस्क्रिपेंसी से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो भाई जो डिस्क्रिपेंसी जो होती है भाई, ठीक है, उसका जो मतलब होता है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। देखो दो मेजर्ड वैल्यू सेम क्वांटिटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, वो क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटीक स्ट्रेंथ इज लीस्ट अफेक्टेड बाई। जो आपकी फटीक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम अफेक्ट किस चीज़ से होती है ये आपको बताना है। तो वही वो जो सबसे कम अफेक्ट होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मीन स्ट्रेस से होती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन से होती है, फ्रीक्वेंसी से होती है, टेम्परेचर से होती है। तो भाई वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंडिकेट्स। जो गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। तो वो गुड डक्टिलिटी को इंडिकेट करता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मैग्नीज इज अलाउड विद लो कार्बन स्टील। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा टू रेज टेंसाइल स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर फ्री एलॉय। इनमें से कौन सा एक कॉपर फ्री एलॉय है? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाइट मेटल। ठीक है। तो भाई हमने यहाँ यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और भाई अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक काम ज़रूर कर देना, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और भाई अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपके सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं सभी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए यार बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। ठीक है, अगर आपके कोई भाई, कोई छोटा भाई या सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर में है, उनके सब्जेक्ट की भी वीडियो उनके पेपर से पहले इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। तो उनके लिए भी इस चैनल के बारे में बता दीजिए, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।